नई स्पीशीज किस प्रकार से बनती है और इसी का जो प्रोसेस है उसको हम स्पेसिएशन या स्पीशीज फॉर्मेशन कहते हैं। और इस स्पेसिएशन के टॉपिक में इम्पोर्टेंट है इसकी हिस्ट्री, की कंपोनेंट, मोड ऑफ स्पेसिएशन। दो एग्जाम्पल इसमें कि ग्रेजुअल एंड एडिटिव मैकेनिज्म और स्पेसिएशन के जो प्रकार एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। यहाँ लाइन आपको नजर आ रही है। We can define speciation as a process by which the novel genetically independent group of organisms are formed through the process of evolution। यानी कि एक evolution का प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं इसको। हिस्ट्री में चलते हैं तो हिस्ट्री में इसकी शुरुआत सबसे पहले 1859 में चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से शुरू होती है और उसके बाद 1906 के अंदर बायोलॉजिस्ट ऑरेटर एफ कुक ने इसको डिफाइन किया और इसी बीच जोहन रे की भी डेफिनेशन आती है और अभी तक हम जोहन रे की डेफिनेशन को ले रहे हैं। और इसमें हम पता चलता है कि सब स्पेसिएशन क्या है। स्पेसिएशन को सिंपल समझें तो एक नई स्पीसीज बनने का प्रोसेस है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके और ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। की कंपोनेंट यानी कि जो स्पीसीज बनने की जो प्रोसेस है, इसका की कंपोनेंट क्या है, यानी कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इस स्पेसिएशन के इम्पोर्टेंट पहलुओं को व्यक्त करते हैं, समझाते हैं। पहला, जेनेटिक डाइवर्जेंस, यानी कि एक पॉपुलेशन में, मान लो एक पॉपुलेशन है और इसके अंदर 100 प्लांट हैं और इसमें से मान लो दो पॉपुलेशन बन जाती है, एक में 25 प्लांट होते हैं एक स्पीसीज में और दूसरी में 75 होते हैं। तो ये ब्लैक बोर्ड पे लिखना आसान है मगर इसको में बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। यहाँ मतलब ये है कि जब ये बंच और ये बंच अचानक से सेपरेट नहीं होता, टाइम के साथ सेपरेट है, मगर सेपरेशन यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्जेंस होना जरूरी है। जेनेटिक डाइवर्जेंस को सिंपल भाषा में समझें कि ये दोनों ग्रुप हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जब इनमें रिप्रोडक्शन बंद होगा तब हमारा पहला कंपोनेंट है कि इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि जेनेटिक डाइवर्जेंस होनी चाहिए। देखिए कि क्या कहते हैं कि स्पेसिएशन टिपिकली बिगिंस, देखिए टिपिकली बिगिंस यानी कि मूल रूप से शुरुआत कहाँ होती है, बिगिंस विथ पॉपुलेशन ऑफ ए सिंगल स्पीसीज। पॉपुलेशन हमेशा एक ही स्पीसीज की हम कंसीडर करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ ए सिंगल स्पीसीज बिकमिंग जेनेटिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ मैंने जो दो बताया 25 और 75, ये जेनेटिकली आइसोलेटेड हो गए एक दूसरे से। दिस आइसोलेशन कैन अकर ड्यू टू वेरियस फैक्टर सच एज, ज्योग्राफिक बैरियर हो सकते हैं, यानी कि इनके बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाएं या इकोलॉजिकल डिफरेंसेज आ जाएं और रिप्रोडक्टिव बैरियर आ जाएं, कुछ ऐसा हो जिससे रिप्रोडक्शन ना कर सकें। ओवर टाइम जेनेटिक डिफरेंस एक्यूमुलेट बिटवीन पॉपुलेशन, धीरे धीरे वो जमा होते रहते हैं थ्रू प्रोसेस लाइक म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, एक मारवाड़ी भाषा में, यूँ समझे कि एक क्लास में 50-60 स्टूडेंट हैं और उन स्टूडेंट के बीच में मतभेद शुरू होते हैं और मतभेद शुरू होते होते मनभेद शुरू हो जाते हैं और सेशन एंड होते होते दो ग्रुप बन जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। बिल्कुल यही कंसेप्ट यहाँ पे है कि पहले जो चेंजेस होंगे वो एक्यूमुलेट होंगे और फिर वो धीरे धीरे अलग अलग हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन है और इसमें आइसोलेशन होता है ड्यू टू ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि जो दो फैक्टर होते हैं, एक ज्योग्राफी होती है, एक इकोलॉजिकल होता है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर हो सकते हैं या इकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं और कालांतर में दो या दो से अधिक स्पीशीज बन जाती हैं। ये पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा। दूसरे कंपोनेंट में आते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म प्रिवेंट जीन फ्लो,
यानी कि ये क्या करती है कि जीन फ्लो को रोक देती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो दो दोस्तों के बीच में बातचीत बंद करवा देते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ है। यानी कि प्रिवेंट जीन फ्लो बिटवीन populations and contribute to the formation of distinct species. These mechanisms can be prezygotic, occurring before fertilization, or postzygotic, occurring after fertilization. Example includes difference in mating behavior, especially for animals, और botany में pollination, mating time, pollination का जो period है, maturity period है वो, morphology, morphological barrier और genetic incompatibilities, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को मैंने यहाँ फिर से समझाने की कोशिश की कि एक पॉपुलेशन है और इसमें आइसोलेशन हुआ ड्यू टू फ्री जीन फ्लो, यानी कि फ्री जीन फ्लो रुक गया और ये जिनके बीच में रुका वहाँ से दो ग्रुप या दो स्पीशीज बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्जेंट सिलेक्शन। एज पॉपुलेशन बिकम आइसोलेटेड, जब दो ग्रुप बन ही गए, जब दो ग्रुप बने तो वो दोनों ग्रुप क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट करते हैं इन जनरल। बिल्कुल वैसा ही एज पॉपुलेशन बिकम्स आइसोलेटेड एंड अडेप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स और इकोलॉजिकल निश, अलग अलग जगह पे वो मूव करना शुरू करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन ड्राइव्स देम टू डाइवर्ज जेनेटिकली एंड फिनोटिपिकली, यानी कि उनमें जेनेटिकली भी चेंजेज आएंगे और फिनोटिपिकली भी चेंजेस आएंगे। डाइवर्जेंट सिलेक्शन फेवर्स ट्रीट दैट इन्हांस सर्वाइवल, जो डाइवर्जेंस से वो कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होंगे जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। एंड रिप्रोडक्शन इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, किसी खास एनवायरनमेंट के प्रति वो रेस्पॉन्सिबल होंगे, किसी सेंसिटिव होंगे किसी खास एनवायरनमेंट के प्रति, यानी कि पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो रिप्रोडक्शन करेंगे, लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन। यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन है उसमें आइसोलेशन हुआ ड्यू टू एडेप्टेशन, यानी कि उनमें अलग अलग एडेप्टेशन ले लिए और धीरे धीरे ये नई स्पीसीज बन जाती है। एडेप्टिव रेडिएशन, ये खास टॉपिक है, इसका खास कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट ये कहता है कि एक सिंगल पॉपुलेशन है और उसको जब डिफरेंट डिफरेंट नए नए हैबिटाट मिलते हैं तो इनमें चेंजेज आ जाते हैं और दो या अधिक पॉपुलेशन बन जाती है, यानी कि दो या अधिक स्पीशीज बन जाती हैं। मोड ऑफ स्पेसिएशन, यानी कि स्पीशीज फॉर्मेशन के तरीके कौन कौन से हैं, क्या क्या फैक्टर हैं, इसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये उसका इंट्रोडक्शन है। कुछ स्टूडेंट की किताबों में या कुछ स्टूडेंट के सिलेबस में डायरेक्ट यही टॉपिक लिखा हुआ है तो मैंने इसी टॉपिक को मेंशन किया है, और भी मेथड को ऐड किया है मगर इसको मैंने अलग से किया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। ग्रेजुअल एंड एडिटिव मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन रेफर टू प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज अराइज थ्रू द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल जेनेटिक एंड फिनोटिपिक चेंजेज ओवर टाइम। समय के साथ ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे चेंजेस हैं वो जमा होते रहते हैं। दीज मैकेनिज्म contrast with more abrupt or punctuated mode of speciation which involve rapid burst of evolutionary changes, यानी कि ये जो चेंजेस हैं वो जमा होते रहते हैं और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद एक रिजल्ट सामने आता है। यूँ समझो कि गुस्सा धीरे 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 बढ़ता जाता है और एकदम से ब्लास्ट होता है, उसी प्रकार का प्रोसेस यहाँ होता है। ब्लास्ट का मतलब है कि स्पीशीज का ओरिजिन हो जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, दोनों के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ये ग्रेजुअल स्पेसिएशन का मेन कैरेक्टर है। जेनेटिक वेरिएशंस accumulate within population through mutation, recombination and other evolutionary process, यानी कि धीरे धीरे चेंजेस जमा होते जाएंगे। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, म्यूटेशन के कारण हो सकते हैं, रिकम्बिनेशन से हो सकते हैं या कोई और प्रोसेस। These genetic changes are typically small, ये बहुत छोटे होते हैं, and may initially have subtle effect on the phenotype, यानी कि जब ये चेंजेस शुरू होते हैं तो हमें आभास ही नहीं होता, हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ये चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। यानी कि जब मन मुटाव होना शुरू होता है तो हमें कुछ समय तक पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि ये लो जब झगड़ा हो जाता है।
तो इसी प्रकार से अगले पॉइंट में देखें फिनोटिपिक डाइवर्जेंस, यानी कि जब मन बदलेगा तो व्यवहार बदलेगा। बिल्कुल वैसा ही ओवर टाइम द एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन लीड्स टू फिनोटिपिक divergence between population. Small differences in traits such as morphology, behavior, physiology gradually accumulate, reflecting genetic changes underlying speciation. इनके इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका प्रेशर रहता है। इसमें देखें कि environmental factors such as difference in habitat, resources availability, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कितना मिल रहा है, exert selection pressure that favor individual with trait adapted to local condition. Gradual change in selective pressure contribute to divergence of population and formulation of new species. Next point, जीन फ्लो एंड आइसोलेशन, यानी कि जब दो ग्रुप बनेंगे तो उनके अंदर जीन फ्लो होगा और दोनों ग्रुप आपस में आइसोलेट हो जाएंगे, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, जीन फ्लो रुक जाएगा। इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं जीन फ्लो एंड आइसोलेशन में। और टेम्पोरल स्केल जो है, ये ग्रेजुअल एंड एडिटिव मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन टिपिकली ऑपरेट ओवर लॉन्गर टाइम स्केल, यानी कि इसका टेम्पोरल स्केल है वो बड़ा है, स्पानिंग हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन, यानी कि धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन मूवमेंट होता है। द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिनोटिपिक चेंजेस अलाउज फॉर द स्लो डाइवर्जेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड इवेंचुअली इमरजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव बैरियर्स, यानी कि रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेट हो जाती हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है किसका, ग्रेजुअल का और एडिटिव का। तो ये जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है जिसको मैं आगे बात करूँगा, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा कि ये जो डाइवर्जेंस सिलेक्शन है, डाइवर्जेंस नेचुरल सिलेक्शन है, वो इसका एग्जाम्पल है। सेक्सुअल सिलेक्शन है वो इसका एग्जाम्पल है। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है वो इसका एग्जाम्पल है। यानी कि ये इसलिए कि आप एग्जाम में लिख सको। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों जो मेथड हैं इनका मैंने कंपैरेटिव बताया है। बातें वही हैं जो मैंने ऊपर समझाई है, यहाँ पे दोनों का कंपैरेटिव बता दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट्स ले लें और अपना नोट बना लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सिलेबस में या बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये 4 मेथड बताए हुए हैं। इसको बोलते हैं 4 ज्योग्राफिक मोड्स ऑफ स्पेसिएशन बोला जाता है इनको। In nature, based on the extent to which speciation population are isolated from one another, allopatric, peripatric, parapatric और sympatric। यहाँ हम इसको समझेंगे एक एक करके और इसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है और कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। एलोपैट्रिक यानी कि जहाँ पे फिजिकल बैरियर हो जाए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ हो। एग्जाम्पल इसके यहाँ से आप नोट कर लें, सारा आप गूगल कर सकते हैं। एक तो चार्ल्स डार्विन का एग्जाम्पल है, बेशक ये एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं, आप इनको भी साइट कर सकते हैं। फिर अगला जो आया हमारा पैरापैट्रिक का, एलोपैट्रिक के बाद पैरापैट्रिक का। अब इससे पहले मैं आपको कुछ देखते हैं कि इसका डायग्राम में के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पे कलर पेन जरूर यूज करें। ये देखिए एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन आप देख रहे हैं बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही है। ये देखो बिल्कुल एक जैसी है, कहीं कोई बदलाव नहीं है, सारी एक जैसी है। अब देखो इनमें बदलाव शुरू होते हैं। ये बहुत लंबा पीरियड होता है, लंबा टाइम होता है। इनिशियल स्टेप्स ऑफ स्पेसिएशन, यानी कि शुरुआती स्टेप क्या होगा। यहाँ देखिए एलोपैट्रिक हमने बात की कि यहाँ पे बैरियर बन जाते हैं, फिजिकल बैरियर बनते हैं। यहाँ देखिए कोई बैरियर नहीं है पेरीपैट्रिक में और न्यू निश एंटर्ड, यानी कि यहाँ पे एक इसको नया हैबिटाट मिल गया। और पैरापैट्रिक में देखें न्यू निश एंटर्ड, यानी कि इसको भी एक नया निश मिल गया। और सिम्पैट्रिक में देखें कि नया निश नहीं मिला, इसी के अंदर देखें इस प्रकार से है ये पूरी पॉपुलेशन। इसको एक छोटा सा एटमॉस्फेयर, छोटा सा एक जोन मिल गया जहाँ से ये स्पीशीज अलग हो रही है।
फिर देखिए इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी कि इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे दो स्पीशीज बन गई हैं, एक ये और एक ये, यहाँ पर दो बन गई ये और ये, यहाँ पर दो बन रही हैं, यहाँ पर भी दो बन गई, यानी कि एक के अंदर एक है ये। फिर देखें कि यहाँ पे साफ साफ अलग अलग स्पीशीज हो गई, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। इसी को हम यहाँ पे शब्दों में समझ रहे हैं। तो जैसा हमने एलोपैट्रिक की बात की, उसी प्रकार से पैरापैट्रिक की हम बात करते हैं। और ये जो पैरापैट्रिक में क्या कह रहे हैं कि चेंजेज इन द हैबिटाट, यानी कि हैबिटाट के अंदर बदलाव होता है और दो नई स्पीशीज बन जाती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ये देखिए एग्जाम्पल्स लें, एक अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाथोर्न एक ट्री है और जिसका बॉटनिकल नेम है क्रेटेगस, और ये दो स्पीसीज हैं, मोनोगाइनी एंड लेविगेटा। इन यूरोप दीज टू स्पीसीज ऑफ हाथोर्न ट्री आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओवरलैपिंग रेंज बट शो डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल प्रेफर लोअर एलिवेशन एंड ड्रायर कंडीशन, यानी कि एक स्पीसीज है जो मोनोगाइना को लोअर एलिवेशन चाहिए और ड्रायर कंडीशन चाहिए, जबकि लेविगेटा को हायर एलिवेशन एंड वेटर कंडीशन चाहिए, और इस वजह से दोनों स्पीशीज अलग हो गई। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल भी हैं, इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर पेरीपैट्रिक में देखिए क्या है, is a form of speciation where a new species arise from small isolated peripheral population, यानी कि अभी डायग्राम में दिखा है कि जो पेरिफेरल पॉपुलेशन से एक नई स्पीशीज बनती है और ओवर टाइम जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन एंड अदर इवोल्यूशनरी प्रोसेस लीड टू डाइवर्जेंस एंड द इवेंचुअल फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज। ये एग्जाम्पल को नोट कर लें, ये आपके काम आएगा। इधर ये एग्जाम्पल भी काम आएगा, प्लस ये दो एग्जाम्पल भी आपको हेल्प करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है, या आपका सिलेबस में किस तरह से मेंशन है, इस प्रकार से आपको हैंडल करना है। सिम्पेट्रिक का डायग्राम आपको याद है ना, कि पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन है। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, is a process by which a new species evolved from a single ancestral species occupying same geographical region और habitat, यानी कि यहाँ पे फिजिकल और इकोलॉजिकल बैरियर नहीं आते हैं। This type of speciation occurs without any physical barrier to gene flow, unlike allopatric speciation where geographic isolation play a significant role. Sympatric speciation can occur through various mechanisms: polyploidy, disruptive सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन और हैबिटाट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो पोलीप्लोइडी का एग्जाम्पल आप नोट करें, ये पोलीप्लोइडी यानी कि वीट का एग्जाम्पल है, यानी कि वीट किस प्रकार से वीट की नई स्पीशीज बनती है उसको आप देखिएगा। अगर आप स्पेशल पेपर के हैं तो इसको अलग से मेंशन करना है, अगर इसमें क्वेश्चन आपका बनता है तो। फिर यहाँ देखिए डिसरप्टिव सिलेक्शन का। डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या कहता है, अकर्स व्हेन एक्सट्रीम फिनोटाइप आर फेवर्ड ओवर इंटरमीडिएट फिनोटाइप लीडिंग टू द डाइवर्जेंस ऑफ ए पॉपुलेशन इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट ग्रुप। ये एग्जाम्पल है, इससे आप समझ पाएंगे कि डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन कैन आल्सो अकर व्हेन ए सिंगल पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश, यानी कि पॉपुलेशन एक है और उसका इकोलॉजिकल नीश अलग अलग हो जाए विद इन द सेम हैबिटाट, हैबिटाट वही रहेगा, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड स्पेसिएशन। माइमुलस एक जेनेरा है और इसकी जो ये देखिए दो स्पीशीज हैं। देखिए क्या कहते हैं, माइमुलस ओरेंटिकस commonly known as sticky monkey flower exhibit sympatric speciation
इन रेस्पॉन्स टू सोइल टाइप डिफरेंसेस। देखिए सोइल का इसमें पैरामीटर है। पॉपुलेशन ऑफ स्टिकी मंकी फ्लावर ग्रोविंग इन सर्पेंटाइन सोइल में ग्रो करता है, विच इज हाई इन हैवी मेटल्स, have evolved different flowering times and specialized traits compared to population growing in non-serpentine soil. This habitat differentiation has led to reproductive isolation and genetic divergence between two populations, potentially resulting in the formation of different species. इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपका कोई सवाल है तो पूछिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, या आपका कोई सजेशन है तो बताइएगा जरूर। कोई एग्जाम्पल और आप ऐड करना चाहते हैं तो भी बताइएगा जरूर, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ऐड कर लेंगे। मगर आपको कन्फ्यूजन कोई हो रहा है या आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको मिल नहीं रहा है तो पूछिएगा जरूर, यानी कि कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो के माध्यम से आपको टॉपिक उपलब्ध करवाया जा सके। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरी दुआ है कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों, आपको खुशियां मिले, आपके घर वाले खुश हों, आपके दोस्त खुश हों, आपके रिश्तेदार खुश हों, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी इज्जत हो, मान सम्मान हो, सब कुछ आपके पास हो। इतना हो कि जितना आपने कभी सोचा ही नहीं था, उससे भी कई गुना ज़्यादा हो। आगे बढ़ते रहिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, किसी की मदद के लिए शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।